वेलकम बैक टू एनिमे नाइट्स एक्सप्लेन। पिछले पार्ट में हमने देखा कि बिना पावर्स वाला लड़का इजुको अपनी जान की परवाह किए बिना अपने क्लासमेट को बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल देता है। उसकी हिम्मत को देखकर दुनिया का सबसे पावरफुल हीरो ऑल माइट उससे इम्प्रेस हो जाता है और उसकी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। इजुको मेहनत करता है और 10 महीने के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इतना कि वह अपने 250 किलोग्राम के गुरु ऑल माइट को भी उठा पाता है। ऑल माइट उसे अपना उत्तराधिकारी बना लेता है और फिर इजुको यूए एंट्रेंस एग्जाम देने जाता है, लेकिन वह एक भी पॉइंट्स नहीं कमा पाता। फिर एक बड़ा मॉन्स्टर रोबोट आता है, सभी भाग जाते हैं और इस भगदड़ में उराराका मलबे में फंस जाती है। इजुको की पावर्स जाग जाती हैं और वह उराराका को बचा लेता है, लेकिन उसके पास कोई भी पॉइंट्स नहीं थे, जिससे उसे लगता है कि वह फेल हो गया, लेकिन रेस्क्यू पॉइंट्स की वजह से वह पास हो जाता है। आपको इस सीरीज का पहला पार्ट मेरे चैनल पर मिल जाएगा और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि इस कमाल की कहानी में क्या होता है। दूसरी तरफ सारे एग्जामिनर्स बकुगो की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि वो बिना किसी रेस्क्यू पॉइंट्स के ही नंबर 1 पर था और इजुको बिल्कुल उसका उल्टा है, जिसमें एक भी विलेन को नहीं मारा और सिर्फ उसके पास रेस्क्यू के पॉइंट्स हैं। इसके बाद रात को इजुको ऑल माइट से मिलने जाता है, जहां ऑल माइट उससे कहता है, तुम्हें किसी को भी नहीं बताना कि मैं तुम्हें ट्रेन कर रहा हूँ। इस बॉडी ने तो आपकी ताकत को हैंडल ही नहीं किया, अब हम क्या करेंगे? मैंने जो तुम्हें दिया है वो छोटी सी आग है, उसे धीरे धीरे एक पूरी मशाल बनने में वक्त लगेगा और तब तक तुम्हें ट्रेनिंग करते रहना होगा। अगले दिन वो यूए में जाता है, पर जैसे ही वो क्लास में जाता है वो देखता है कि ईडा और बकुगो आपस में लड़ रहे हैं। तभी उसके पीछे से उराराका आ जाती है, जो उससे बात करने लगती है, जिससे वो शर्म से लाल हो जाता है। तभी वहाँ एक बंदा आता है स्लीपिंग बैग में। तुम सबको समय की कदर नहीं है क्या? ये कोई टाइम है आने का? उसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। फिर वो बताता है कि उसका नाम इजावा है और वो उनका टीचर है, जो सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। इसके बाद वो सभी से कहता है कि वो यूनिफॉर्म पहनकर बाहर आएं। इसके बाद सभी लोग ग्राउंड में पहुंच जाते हैं, जहां आइजावा उन्हें सॉफ्ट बॉल थ्रो करने को कहता है। सबसे पहली बारी बकुगो की थी। बकुगो अपने पावर्स का यूज करके बॉल को थ्रो करता है, वो सीधा 705 मीटर दूर जाती है। ये देखकर सभी स्टूडेंट्स एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि इसमें बहुत मजा आने वाला है। तुम सबको ये कोई खेल लग रहा है क्या? यहाँ पर 3 साल तक तुम्हारी हीरो बनने की ट्रेनिंग चलेगी और आज तुम्हारा पहला टेस्ट है। जो भी सबसे लास्ट में आएगा उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। ये सुनकर सभी डर जाते हैं और सबसे ज्यादा इजुको डरा होता है, क्योंकि वो या तो 100% पे या 0% पे ही अपनी पावर्स का यूज कर सकता है। इसके बाद उनका पहला टेस्ट होना था, जिसमें 50 मीटर की डैश रेस थी, जिसमें ईडा आसानी से जीत जाता है, क्योंकि उसके क्वर्क की वजह से उसके पैरों में इंजन लगा है। इसके बाद उराराका की बारी थी, जिसकी पावर 0 ग्रेविटी है, यानी वो किसी भी चीज को छूकर उसकी ग्रेविटी को खत्म कर सकती है। वो अपनी पावर्स का यूज करके रेस को जीत जाती है। इसके अगले टेस्ट में युगा अपनी लेजर का यूज करके भागने लगता है, पर वो लगातार अपनी पावर्स का यूज नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो मैच हार जाता है। ऊपर से अगर वो ज्यादा लेजर चलाता है तो उसका पेट भी खराब हो जाता है। अगला मैच बाकुगो और इजुको का होना था। बाकुगो अपने पसीने को एक्सप्लोड कर सकता है, जिसकी मदद से वो इस रेस को आसानी से जीत जाता है, लेकिन डर के मारे इजुको अपनी पावर्स का यूज नहीं करता। वहीं पास्ट के सीन में हम देखते हैं ऑल माइट उससे कह रहे होते हैं कि अगर वो अपनी पावर्स को कंट्रोल करना चाहता है तो उसे उन्हें फील करना होगा। इसके बाद ग्रिप टेस्ट में वो अपनी पावर्स का यूज करना चाहता है, पर वो नहीं कर पाता। लॉन्ग जंप में भी वो अपनी पावर्स का यूज नहीं कर पाता। इसके बाद जब फिर से बॉल को थ्रो करना था, उराराका अपनी पावर्स का यूज करके उसे सीधा स्पेस में भेज देती है। इसके बाद इजुको की बारी थी, पर जब वो अपनी पावर्स का यूज करके थ्रो करने वाला था, आइजावा अपनी क्वर्क का उसके ऊपर यूज करता है, जिससे उसकी पावर्स एक्टिवेट नहीं होती। तुम अपनी पावर्स का यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। इजुको को पहले से ही शक था कि उसने आइजावा को कहीं तो देखा है। उसकी पावर्स देखकर इजुको पहचान जाता है कि वो हीरो इरेजर हेड है, जो किसी को भी देखकर उसकी पावर्स को डीएक्टिवेट कर सकता है। आइजावा कहता है, तुमने अगर अपनी पावर्स का यूज किया तो फिर से हड्डियां तोड़कर बैठ जाओगे। ऐसे में तो तुम बैटलफील्ड में सिर्फ दूसरों पर बोझ बनने वाले हो। अब मैं डिसीजन तुम पर छोड़ता हूँ कि तुम्हें क्या करना है। कुछ देर सोचने के बाद इजुको बॉल को थ्रो करने का डिसाइड करता है और इस बार वो अपनी पावर्स को कंट्रोल करते हुए सिर्फ एक उंगली में अपनी पावर्स को इकट्ठा करता है और बॉल पर अपना पूरा जोर लगाता है, जिसकी वजह से वो बॉल बाकुगो की बॉल से बहुत दूर जाती है। देखा आपने सेंसे, अभी तक मैं खड़ा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। उसके कंट्रोल को देखकर ऑल माइट भी इम्प्रेस्ड हो जाता है। वहीं सबसे ज्यादा शॉक बकुगो को लगा था, क्योंकि सिर्फ वही जानता था कि उसके पास तो कोई पावर्स ही नहीं है, तो वो अचानक से ही इतना ताकतवर कैसे हो गया। और वो अपने सवालों के जवाब मांगने के लिए गुस्से में इजुको की तरफ जाने लगता है, लेकिन आइजावा उसे रोक देता है। सारे टेस्ट खत्म होने के बाद आइजावा उन सभी को उनके रिजल्ट्स दिखाता है, जिसमें इजुको सबसे लास्ट में था। लगता है मेरा सपना यहीं तक था। मैं ऑल माइट से माफी मांग लूंगा, उन्हें बोल दूंगा कि वो कोई और इनहेरिटर ढूंढ लें। इजुको
अब तुम्हें अपना बोरिया बिस्तर बांधने की जरूरत नहीं है। मैं तो मजाक कर रहा था। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और एइज़ावा इज़ुको को उसी बुढ़िया के पास ट्रीटमेंट के लिए जाने को कहता है और सभी को कहता है आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। तुमने पिछली बार पूरी क्लास को ही बाहर निकाल दिया था, लेकिन तुमने इज़ुको को बाहर नहीं निकाला, यानी तुम भी उसमें पोटेंशियल देखते हो, है ना? तुम भी। इसका क्या मतलब है? उसमें बस थोड़ा बहुत ही पोटेंशियल है। वैसे भी जब कोई अपने सपने को सच नहीं कर पाता, उसका दुख बहुत ज्यादा होता है। इसके बाद वापस जाते हुए उसे ईडा मिलता है, जो कि उसकी उंगली के बारे में पूछता है। इज़ुको बताता है कि बुढ़िया ने इसे ठीक कर दिया है, पर क्योंकि पावर्स यूज करने पर एनर्जी यूज होती है, उसे बहुत ही तेज भूख लगी है। तभी वहाँ पर उराराका आती है, जो इज़ुको को डेकू कहकर बुला रही थी, क्योंकि कल गुस्से में बकुगो ने उसे यही बुलाया था। बकुगो, ये नाम मेरा मजाक उड़ाने के लिए बुलाता है, ये मेरा असली नाम नहीं है। उराराका कहती है, लेकिन ये नाम तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल किसी हीरो जैसा। ये सुनकर वो शर्मिंदा हो जाता है। तुम कहती हो तो ये हीरो जैसा ही है, लेकिन अगले दिन उनका असली एग्जाम शुरू होना था। दोपहर में उनकी क्लास लेने के लिए ऑल माइट आता है और उन्हें बताता है कि उनकी पावर्स के हिसाब से उन सभी की कॉस्ट्यूम्स बना दी गई हैं। जिसके बाद वो अरीना में सभी बच्चों का इंतजार कर रहा था और फिर वो सभी लोग अपनी कॉस्ट्यूम पहनकर वहाँ आ जाते हैं। ये सारे कॉस्ट्यूम्स उन फॉर्म्स के बेस पर बनाए गए हैं जो बच्चों ने अपनी पावर्स की डिटेल्स भरते वक्त एडमिशन फॉर्म में दिए थे। इसके बाद हम 3 हफ्ते पहले का सीन देखते हैं। इज़ुको ने ऐसे ही फॉर्म भर दिया था, तो उसने अपने क्वर्क के बारे में कुछ भी नहीं लिखा था। इसके बारे में वो ऑल माइट को फोन करता है, जो उसे बताता है कि वो अपनी डिटेल्स को अपडेट कर सकता है। तभी वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है, जो उसके लिए एक कॉस्ट्यूम लेकर आई थी, पर असल में वो एक जंप सूट था। उसकी मॉम कहती है, एक दिन मैंने तेरी नोटबुक में ये ड्राइंग देखी थी और क्योंकि तूने अभी तक हार नहीं मानी है, तो मैं तुझे सपोर्ट करने के लिए सब कुछ करूंगी, जो भी मेरे बस में होगा। जिसके बाद वो अपनी मॉम के बनाए हुए कॉस्ट्यूम को पहनकर बाहर आता है। उसे देखकर उराराका उसकी तरफ जाने लगती है, पर उराराका के ड्रेस की फिटिंग की वजह से वो उसे देखकर शर्मा जाता है। तभी ऑल माइट नोटिस करता है कि डेकू का कॉस्ट्यूम बिल्कुल उसी के जैसा है। इसके बाद वो उन सभी को टेस्ट के बारे में बताने लगता है। ये बिल्कुल एक रियल लाइफ सिचुएशन जैसा होने वाला है, जहाँ पर एक बिल्डिंग में विलन्स के पास न्यूक्लियर वेपन है। हीरोज को उन्हें जाकर हराना है और उस न्यूक्लियर वेपन को अपने कब्जे में लेना है। वहीं विलन्स को अपने न्यूक्लियर वेपन को हीरोज से बचाकर रखना है, या फिर वो हीरोज को पकड़ सकते हैं। लॉट्स के हिसाब से सबसे पहले उन्हें 2-2 की टीमों में बांट दिया जाता है। टीम ए में उराराका और डेकू होते हैं। फिर ये लॉट निकलता है कि कौन सी टीम विलन बनेगी और कौन सी हीरो। टीम ए का सामना टीम डी से होना था, जो कि विलन्स बन रहे हैं, और टीम डी के मेंबर्स हैं बकुगो और ईडा। इसके बाद ऑल माइट के साथ बाकी सारे बच्चे मॉनिटर रूम में चले जाते हैं। दोनों टीमें अपने अपने स्पोर्ट पर जाएं। ये अनाउंस होते ही बाकुगो उसे घूरता ही जाता है, जिससे पहले तो डेकू नर्वस हो जाता है, लेकिन फिर डेकू उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगता है, जिससे वो हैरान हो जाता है। वहीं बकुगो का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि इतने सालों से डेकू ने अपने क्वर्क को उससे छुपा कर रखा है। वहीं दूसरी तरफ डेकू और उराराका दोनों मैप को मेमोराइज कर रहे थे। फिर ऑल माइट के सिग्नल पर वो दोनों बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं, जहाँ डेकू प्लान बना ही रहा था। तभी वहाँ बकुगो पहुँच जाता है, जो कि आते ही उस पर हमला कर देता है। डेकू कहता है कि उसे पता था कि वो उसके लिए ही यहाँ आने वाला है। जिसके बाद बकुगो फिर से उस पर हमला करने आता है, लेकिन इस बार डेकू उसे पकड़ लेता है। और जब बकुगो दूसरे हाथ से उस पर हमला करता है, तो वो बिना अपने क्वर्क का यूज किए उसे जमीन पर पटक देता है। मैंने ये सब कुछ बचपन से ही हीरोज को देखकर सीखा है। तुम मुझे डेकू बुला सकते हो, लेकिन अब वो कोई मजाक नहीं, बल्कि एक हीरो का नाम है। ये सब सुनकर बकुगो को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं, जब बकुगो अपने दोस्तों के साथ मिलकर ऐसे एरिया में जा रहा था जहाँ जाना मना था। उस वक्त इज़ुको को बकुगो बहुत कूल लगता था, लेकिन जब उसने अपनी पावर्स को अवेकन किया, वो लोगों को बुली करने लगा। वहीं प्रेजेंट में ईडा बकुगो से बात करने की कोशिश करता है, पर गुस्से में बकुगो उसका कॉल काट देता है। वहीं मॉनिटर रूम में एक डिवाइस की मदद से ऑल माइट उनकी सारी बातें सुन पा रहा था। जिसके बाद बाकुगो फिर से उससे लड़ने लगता है, लेकिन तभी डेकू कैप्चर टेप का यूज करके बाकुगो के पैर को बांधने की कोशिश करता है, जिससे अगर उसने उसे बांध दिया तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन किसी तरह बकुगो उससे बच जाता है। वहीं ये सारी चीजें देखकर बाहर स्टूडेंट्स इंप्रेस हो जाते हैं। तभी डेकू लड़ाई करने के बजाय एक साइड में जाकर छुप जाता है, जिसकी वजह से बाकुगो का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो चिल्ला चिल्ला कर उसे बाहर आने को कहता है। वहीं डेकू अपने प्लान के बारे में सोच रहा था, क्योंकि उसके दोनों अपोनेंट्स के क्वर्क्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, तो उन्होंने डिसाइड किया कि पहले वो दोनों को अलग करेंगे। फिर जब उराराका ईडा तक पहुंच जाएगी, तब वो चुपके से उसके पास चला जाएगा और वो दोनों मिलकर उसे हरा सकते हैं। इसके बाद हम दोनों के बचपन का सीन देखते हैं, जहां बकुगो बॉम्ब से बड़े अच्छे से खेल पाता है, लेकिन डेकू कुछ भी नहीं कर पाता। और इसी दिन बकुगो ने उसका नाम डेकू रखा था, जिसका मतलब होता है निकम्मा और नाकारा। आगे जब बकुगो ने अपनी पावर्स को अवेकन किया, सभी लोग उससे इम्प्रेस हो गए
और टीचर्स भी उसकी तारीफ करने लगे। तभी से उसे लगने लगा कि वो दुनिया में सबसे बेहतर है। इज़ुको को वो बड़ा कूल लगता था और वो भी अपने क्वर्क के आने का इंतजार कर रहा था। लेकिन कुछ समय बाद सभी को पता चलता है कि उसके पास तो कोई क्वर्क है ही नहीं। ये देखकर बकुगो उसका मजाक उड़ाने लगता है। तभी एक दिन बकुगो नदी में गिर जाता है और उसके दोस्त कहते हैं कि वो तो बकुगो है, उसे इतने से क्या ही होगा। तुम लोग सच कह रहे हो, इतने से मुझे क्या होगा। बकुगो, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें लगी तो नहीं? लेकिन बकुगो को ये चीज पसंद नहीं आती और उस दिन भी इज़ुको ही उसे बचाने आया था। मैं उससे ज्यादा बेहतर हूँ, मुझे उसकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ उराराका ईडा तक पहुँच जाती है। ईडा अपने मन में सोचता है, मुझे हीरो बनने के लिए विलन बनना ही होगा। मैं बहुत ही खतरनाक हूँ। उसकी ऐसी बड़बड़ सुनकर उराराका हंसने लगती है, लेकिन इसकी वजह से ईडा को उसके प्रेजेंस का पता लग जाता है। तुम अपनी पावर से चीजों को उड़ाती हो ना, तो इसीलिए मैंने ये सब कुछ खाली कर दिया है और तुम हार चुकी हो। इसके बाद उराराका इज़ुको को सब कुछ बता देती है और अब उनके पास सिर्फ 6 मिनट का समय बचा है। लेकिन तभी बाकुगो वहाँ पहुँच जाता है। तुम्हें क्या लगता है तुम अपने क्वर्क का बिना यूज किए मुझसे जीत सकते हो? लेकिन इज़ुको उसके सामने डटकर खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं तुझसे नहीं डरता। बाकुगो का कॉस्ट्यूम इस तरह से बनाया गया है कि उसका पसीना उन ग्रेनेड जैसे डिवाइसेस में कलेक्ट होता है, जिसकी मदद से वो एक पावरफुल हमला कर सकता है। लेकिन ऑल माइट उसे ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि इससे इज़ुको की जान भी जा सकती है। पर बाकुगो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और वो उस ग्रेनेड के पिन को खींच देता है। वो धमाका इतना ज्यादा पावरफुल था कि उस बिल्डिंग का निचला हिस्सा ही गायब हो जाता है, जिससे किसी तरह डेकू बच तो जाता है। लेकिन अब उसकी हालत डर के मारे बहुत बुरी हो चुकी थी। वहीं धमाके की आवाज सुनकर ईडा पूछने लगता है कि वहाँ चल क्या रहा है। इस मौके का फायदा उठाकर उराराका अपनी पावर्स का यूज करके वेपन की तरफ बढ़ने लगती है, पर ईडा उसे रोकने की जगह खुद वेपन को लेकर भागने लगता है। दूसरी तरफ डेकू बाकुगो से लड़ने की जगह उराराका से वहाँ की सिचुएशन के बारे में पूछने लगता है। खुद को इग्नोर होता देख बाकुगो का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। अगर तुमने उस अटैक का फिर से इस्तेमाल किया तो तुम फेल हो जाओगे, क्योंकि एक असली विलन अगर ऐसा करेगा तो उसकी लोकेशन रिवील हो जाएगी। इतना कहकर बाकुगो गुस्से में उस पर हमला करने जाता है। डेकू के पास डॉज करने का कोई मौका नहीं था, लेकिन तभी बाकुगो अपनी एक्सप्लोजन का यूज करके अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देता है और डेकू के पीछे से उस पर हमला करता है। ये देखकर सब लोग इम्प्रेस्ड हो जाते हैं कि बाकुगो ताकत के साथ साथ अपने दिमाग का भी यूज कर सकता है। बाकुगो उसे लगातार पीटे जा रहा था। डेकू किसी तरह उससे बचकर दूर जाकर खिड़की के सामने खड़ा हो जाता है। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बेहतर हो और हमेशा से ही मुझसे बेहतर रहे हो, पर इसलिए ही मैं तुम्हें हराना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम स्ट्रांग हो। इसके बाद दोनों एक दूसरे पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ऑल माइट सोचने लगता है कि उसे एग्जाम को रोक देना चाहिए। तभी डेकू उराराका से कुछ कहता है और वो एक पिलर को पकड़ लेती है। डेकू फिर बाकुगो पर हमला करने की जगह अपने पंच को छत की तरफ मोड़ देता है, जिसका शॉक वेव इतना ज्यादा ताकतवर था कि नीचे से ऊपर तक पूरी बिल्डिंग में छेद हो जाता है। अब उराराका को फ्लोट करने के लिए चीजें मिल चुकी थी। इन सभी का यूज करते हुए उराराका उड़ती हुई वेपन तक पहुंच जाती है और अब क्योंकि वो वेपन से चिपक चुकी थी, हीरोज ये मैच जीत चुके थे। तुमने मुझे ट्रिक किया, मेरी बॉडी मेरी पावर्स को हैंडल नहीं कर सकती, तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। ये कहकर वो बेहोश हो जाता है और ऑल माइट अनाउंस करता है कि हीरोज ये मैच जीत चुके हैं। इसके बाद डेकू को स्ट्रेचर पर वहाँ से ले जाया जाता है। वो कहता है कि वो अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो क्या अगर मैं कंट्रोल कर पाता तो क्या मैं उसे हरा देता। तभी उसके पास ऑल माइट आ जाता है और उन्हें डिस्कशन के लिए अपने साथ बुलाता है। वो उन्हें बताता है कि इस मैच का MVP है ईडा। ये सुनकर सब लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तभी एक लड़की जिसका नाम है मोनो याओयोरोजू, वो बताती है कि सिर्फ ईडा ही था जिसने अपने रोल को निभाया। बाकुगो गुस्से में बस डेकू के पीछे पड़ा था और डेकू का प्लान इतना ज्यादा खतरनाक था कि अब वो कुछ करने के लायक ही नहीं बचा और उराराका अकेले कुछ भी नहीं कर पाई। अगर वो न्यूक्लियर वेपन असली होता तो वो इतनी तोड़फोड़ बिल्कुल नहीं करते। यानी इस मैच में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस ईडा की ही रही है। इसके बाद अगले मैच की बारी थी, जिसमें हीरो टीम में टोडोरोकी और मेजो हैं। दूसरी तरफ विलन टीम में मशिराओ और तोरू हैं, जिनमें से एक की बस पूंछ है और दूसरी इनविजिबल है। मेजो अपने कोक से अपने आर्म्स पर किसी भी बॉडी पार्ट को उगा सकता है और वो उन्हें सुनकर टोडोरोकी को उनकी लोकेशन बता देता है। तुम्हें अपनी सेफ्टी के लिए बाहर जाना चाहिए। जिसके बाद टोडोरोकी अपनी पावर्स का यूज करके पूरी बिल्डिंग को ही जमा देता है। वो लिटरली पूरी बिल्डिंग को आइस से ढक देता है। फिर टोडोरोकी उस रूम में पहुंच जाता है। तुम्हें बिना जूतों के मुझसे नहीं लड़ना चाहिए, और वो टहलता हुआ वेपन को छू लेता है। अब हमें पता चलता है कि उसका क्वार्क है हाफ हॉट हाफ कोल्ड। उसकी पावर देखकर बाकुगो हैरान हो जाता है और बाकी सब लोग तो ठंड में कांपने लगते हैं। इसके बाद एक एक करके सभी स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है। ऑल ऑफ यू डिड वेल टुडे। किसी को भी ज्यादा चोट नहीं आई। गुड लक फॉर द फ्यूचर। अब ऑल माइट कहता है
अब मैं मिडोरिया को देखने चलता हूँ। लगता है मुझे उस पर नजर रखनी होगी। जैसे ही वो इन्फर्मरी की तरफ जाता है, खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और फिर से अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। आई नो ही इज योर फेवरेट, बट यू कांट लेट हिम कीप गेटिंग इंजर्ड। वो 3 बार घायल हो चुका है और इस वजह से उसकी रिकवरी नहीं हो पा रही। उसके पैशन को देखकर मैं मैच रोक नहीं पाया। और अब वन फॉर ऑल के बारे में चिल्ला चिल्ला कर मत बोलो, ये खतरनाक होगा। बहुत कम लोग हैं जो इसके बारे में जानते हैं। इसके बाद रिकवरी गर्ल उसकी पट्टी करती है और वापस भेज देती है। जब वो क्लासरूम में एंटर करता है, सभी स्टूडेंट्स उसकी फाइट की तारीफ कर रहे थे। उसके बाद सारे स्टूडेंट्स अपना इंट्रोडक्शन मिडोरिया को देते हैं। तभी उराराका पहुंच जाती है और मिडोरिया से उसका हाल पूछती है। मैं पहले से काफी ठीक हूँ। तभी उसे पता चलता है कि बकुगो क्लास में है ही नहीं और उससे पता चलता है कि बकुगो बिना कुछ कहे घर चला गया। तो मिडोरिया उसे ढूंढने निकल पड़ता है। उसे बकुगो रास्ते में जाता हुआ दिखता है। तुम यहाँ क्यों आए हो? मिडोरिया कहता है, मुझे ये पावर्स किसी और से मिली हैं, पर मैं नहीं बता सकता कि किसने दी। मैं अभी इन पावर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुमसे बिना पावर्स के लड़ रहा था। पर तुम्हें हराने के लिए मुझे इन पावर्स का यूज करना ही पड़ा। लेकिन जब मैं इस पावर को पूरी तरह अपना बना लूंगा, मैं तुम्हें जरूर हराऊंगा। अरे बाप रे, ये क्या बोल दिया मैंने? बकुगो कहता है, तुम मुझे बेवकूफ समझते हो। तुम्हें पावर्स किसी और ने दी है। मेरा कितना मजाक उड़ाना चाहते हो? तुम पहले ही मुझे हरा चुके हो और अब और इंसल्ट करोगे। मैं सिर्फ ट्रेनिंग एग्जाम में ही फर्स्ट आया हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं। जब मैंने उस लड़के को देखा तो लगा कि मैं उसे कभी नहीं हरा पाऊंगा। ऊपर से उस लड़की ने जो कहा वो भी सच था। अब एक जीत का मजा ले लो डेकू, इसके बाद तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ये तो बस शुरुआत है। इसके बाद वो जाने लगता है, लेकिन तभी ऑल माइट आ जाता है। वो उससे बात करके उसे चीर अप करने की कोशिश करता है, लेकिन बकुगो उस पर भी भड़क जाता है। मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है। इधर चारों तरफ न्यूज फैल चुकी है कि ऑल माइट ने यूए एकेडमी को ज्वाइन कर लिया है। ये बात विलेंस तक भी पहुंच चुकी है। अगले दिन स्कूल रिपोर्टर्स से घिरा हुआ था जो हर स्टूडेंट से सवाल करना चाह रहे थे। तभी वहाँ आइजावा सेंसे आ जाते हैं और रिपोर्टर्स को जाने के लिए कहते हैं, लेकिन एक सो कॉल्ड 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से स्कूल का डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। एक ऑटोमेटेड वॉइस बताती है कि जो भी बिना आईडी अंदर जाने की कोशिश करेगा, सिस्टम उसे रोक देगा। बाहर खड़ा शिगाराकी ये सब देख रहा था, जो कि एक विलन है। क्लासरूम में आइजावा डेकू से बात करते हैं, क्या तुम हर बार मैच में अपने हाथ पैर तोड़ते रहोगे? तुम्हें अपनी पावर कंट्रोल करनी होगी। मुझे भरोसा है कि प्रैक्टिस के साथ तुम कर पाओगे। ये सुनकर मिडोरिया खुश हो जाता है। तुम्हारा अगला टास्क तुम्हारे फ्यूचर को डिसाइड करेगा। ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स डर जाते हैं और उन्हें लगता है कि फिर से कोई टेस्ट आने वाला है, लेकिन आइजावा बताता है कि उन्हें अपना क्लास प्रेसिडेंट चुनना है। ये सुनकर सारे स्टूडेंट्स एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि जो भी क्लास रेप बनता है, एजेंसीज उन पर ध्यान देती हैं, उन क्वालिटीज के कारण जो एक लीडर में होनी चाहिए। इसी दौरान ईडा सबको शांत कराता है और कहता है कि उन्हें वोट करके रेप को चुनना चाहिए। बाकियों का कहना है कि सब तो खुद को ही वोट करेंगे। हाँ, ऐसा तो होगा, लेकिन कुछ लोग किसी और को भी वोट करेंगे। जिसे 2 या 3 वोट मिलेंगे वो रिप्रेजेंटेटिव बनेगा, है ना टीचर? आइजावा, जो मर्जी करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बस मेरी नींद खत्म होने से पहले रेप चुन लो। वोटिंग खत्म होती है। मिडोरिया को 3 वोट मिलते हैं और मोमो याओयोरोजू को 2। फिर से बकुगो हार जाता है। यार, मैंने ही तो वोट का आइडिया दिया था और मैं ही हार गया। डैम इट! अब मिडोरिया और मोमो याओयोरोजू जॉइंट रिप्रेजेंटेटिव्स बन जाते हैं। फिर हम सबको कैफेटेरिया में देखते हैं, जहाँ मिडोरिया परेशान दिखता है। ईडा कहता है कि वो धीरे धीरे सब सीख जाएगा। बातों बातों में सबको पता चलता है कि ईडा की पूरी फैमिली हीरोज की है, यानी वो खानदानी अमीर है। तभी अलर्ट बेल बजती है और कैफेटेरिया में भगदड़ मच जाती है, जिसकी वजह से वहाँ से बाहर जाने के लिए धक्का मुक्की शुरू हो जाती है। तभी ईडा बाहर देखता है कि ये बेल उन प्रेस वालों की वजह से बजी थी। वो बाकी सभी को ये बताने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज पर ध्यान ही नहीं देता। तभी वो उराराका को देखता है जो भीड़ में दब रही थी। वो किसी तरह खिसक कर उसके पास जाता है और कहता है, मेरे हाथ को छुओ। जैसे ही उराराका उसका हाथ छूती है, ईडा अपने इंजन क्वर्क का यूज करता है और सीधा हवा में उड़ता हुआ एग्जिट की तरफ पहुंच जाता है। फिर वो सभी को बताता है, कुछ भी नहीं हुआ है, ये बेल प्रेस वालों की वजह से बजी थी। ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स शांत हो जाते हैं और पुलिस के आने की वजह से मीडिया वाले भी वहाँ से चले जाते हैं। आगे क्लासरूम में इजुको सभी से कहता है कि क्लास लीडर बनने के लिए ईडा सबसे सही चॉइस है। ये बात सुनकर सभी लोग अग्री कर जाते हैं, जिसके बाद ईडा क्लास रेप बन जाता है। इसके बाद कुछ टीचर्स बाहर देखते हैं कि उनके हाई सिक्योरिटी गेट्स को किसी ने तोड़ दिया है और ये कोई रिपोर्टर तो कर ही नहीं सकता, यानी ये काम किसी विलन का है। दूसरी तरफ हम कुछ हीरोज को देखते हैं जो कि एक विलन से लड़ रहे थे, जिसका कलर और शेप बहुत ही अजीब था, लेकिन क्योंकि उसने हॉस्टेजेस को पकड़ रखा था, वो लोग उस पर हमला नहीं कर पा रहे थे। तभी वहाँ पर ऑल माइट आ जाता है, जो एक ही जोरदार पंच से उस विलन को हरा देता है और उन बच्चों को भी बचा लेता है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। ऑल माइट मन में सोचता है,
मैंने चुपचाप इज़ुको को अपनी पावर्स दे दी हैं। अब मेरी ताकत धीरे धीरे कम होती जा रही है और उस विलन से लड़ने के बाद अब मैं अपना ट्रू फॉर्म ज्यादा देर तक मेंटेन भी नहीं कर पाता। आगे वो सोचता है कि शायद डेकू ने बकुगो को बता दिया है कि उसे क्वर्क किसी और से मिली है। इज़ुको कहता है, मैंने ये बात अपनी मॉम को भी नहीं बताई, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगा कि बकुगो को ये जानना चाहिए था। लेकिन क्योंकि बकुगो ने इस बात को सीरियस नहीं लिया, इसलिए ऑल माइट इस बार उसे माफ कर देता है। लेकिन अगर विलन्स को इस बात का पता चल गया तो वो किसी भी कीमत पर इज़ुको की पावर को छीनने की कोशिश करेंगे। आगे आइजावा सभी स्टूडेंट्स को बताता है कि आज 3 टीचर्स की निगरानी में एक स्पेशल टास्क होने वाला है। ये एक रेस्क्यू मिशन होगा जो कैंपस पर नहीं बल्कि एक दूर लोकेशन पर होने वाला है। सभी स्टूडेंट्स अपने हीरो कॉस्ट्यूम्स पहनकर तैयार हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि इज़ुको का कॉस्ट्यूम तबाह हो गया था इसलिए उस पर कंपनी अभी काम कर रही है। इसके बाद सभी बस में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। बस में बैठी त्सुयो उससे कहती है कि उसका क्वर्क बिल्कुल ऑल माइट जैसा है। ये सुनकर इज़ुको पैनिक करने लगता है। तभी किरिशिमा कहता है कि जब ऑल माइट अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है तब उसे चोट नहीं लगती। फिर वो अपने क्वर्क के बारे में बताता है कि वो अपनी बॉडी को हार्ड कर सकता है। इज़ुको कहता है कि उसका क्वर्क तो काफी कमाल का है। किरिशिमा कहता है कि यहाँ पर सबसे कमाल के क्वर्क्स बकुगो और शोटो के हैं। बकुगो तो हमेशा गुस्से में ही रहता है, तो मुझे नहीं लगता कि वो पॉपुलर होने वाला है, जिस पर बाकी स्टूडेंट्स भी अग्री करते हैं। वहीं बकुगो ये सब सुनकर उन दोनों पर ही भड़कने लगता है। कुछ देर बाद वो अपनी ट्रेनिंग की लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां वो अपने तीसरे इंस्ट्रक्टर स्पेस हीरो 13 से मिलते हैं, जो उन्हें पूरी जगह का टूर देती है। वो बताती है कि इस जगह में अलग अलग एनवायरनमेंट्स को डिजाइन किया गया है ताकि स्टूडेंट्स सीख सकें कि इन सिचुएशंस में खुद को हैंडल कैसे करना है। इस पूरी जगह को उसने ही डिजाइन किया है और इसका नाम है USJ अनफोर्सीन सिमुलेशन जॉइंट। तभी वहाँ पर आइजावा आ जाता है और ऑल माइट के बारे में पूछता है। स्पेस हीरो बताती है कि उसने अपनी पावर्स को कुछ ज्यादा यूज कर लिया था, इसलिए अभी वो आराम कर रहा है। आगे वो बताती है कि उसका क्वर्क ब्लैक होल है जिसे वो कहीं भी खोल सकती है, लेकिन इससे लोगों की जान भी जा सकती है। साथ ही उनके क्वर्क्स भी ऐसे हैं जिनसे सिविलियंस को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए उन्हें अपनी पावर्स को संभल कर यूज करना चाहिए। आज वो यही सीखने वाले हैं कि कैसे अपनी पावर्स का सही इस्तेमाल करके लोगों को बचाया जाए। लेकिन तभी वहाँ की लाइट चली जाती है। एक पोर्टल खुलता है जिसके अंदर से काफी सारे विलन्स बाहर आने लगते हैं और उनमें से एक था शिगाराकी। स्टूडेंट्स को लग रहा था कि ये उनका टेस्ट है, लेकिन आइजावा उन्हें बताता है कि ये कोई टेस्ट नहीं है बल्कि असली विलन्स हैं। तो अगर आपने इस कमाल की स्टोरी को यहाँ तक देखा है तो इसका मतलब है कि ये कहानी आपको पसंद आई। इस कहानी के आगे के पार्ट्स में एक्शन और भी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है, तो बने रहिए एनिमे नाइट्स एक्सप्लेन्स चैनल के साथ। मिलते हैं इस कमाल की कहानी के नेक्स्ट पार्ट में, जो कि इस चैनल पर कुछ ही समय बाद आएगा। और हाँ, इसका नया पार्ट आप तक जल्दी पहुंचे इसके लिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन जरूर दबाना, क्योंकि इससे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी।